सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इमोशंस पे आपसे बात करूंगा। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे अंदर 3 टाइप के इमोशन होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इमोशन पे मैं बात करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कुछ बहुत अच्छा करना तो उसके लिए आपके इमोशंस न्यूट्रल होने चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। यदि आपके इमोशंस नेगेटिव हैं तो आप अंदर से दुखी, परेशान, विचलित, हैरान रहेंगे, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आप केवल बातें बनाएंगे बड़ी बड़ी। लेकिन यदि आप पॉजिटिव इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ज़्यादातर एनर्जी अपना दूसरों को प्रभावित करने में नष्ट करेंगे। आप दूसरों के सामने कोशिश करेंगे अपने आप को अच्छा दिखाने की, और उसमें आपका एनर्जी वेस्ट होगा। तो जो एनर्जी एक प्रोडक्टिव काम में लग सकती थी उसको आप दूसरों को प्रभावित करने में नष्ट करेंगे। तो यदि बहुत आवश्यक ना हो तो पॉजिटिव इमोशंस भी हमें शो ऑफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जीज डिसिपेट हो जाती हैं। और यूनिवर्स का नियम है कि एनर्जी डोमिनेट करती है हर चीज़। यूनिवर्स की द एवरी प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द stimulus or the transition of electron from one quantum state to another to the formation of the galaxies is mediated by energy. So energy is the fundamental driving force behind everything. So make sure that you use your energy optimally and make best use of it to enjoy pleasures in life, which is the ultimate goal of life. Life is just a process. इसको हिंदी में कह सकते हैं कि कर्म का आधार है आनंद। वही कर्म है जिससे कुछ आनंद आपको प्राप्त हो, कुछ सुख प्राप्त हो। यदि सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो उस काम को करने में आपका मन ही नहीं लगेगा, उसको करना बेकार है। सो ये कड़वी लगती है बात, पर सत्य यही है। चारवाक जो फिलॉसफी का एक स्कूल है उसका फंडा यही है कि लाइफ का पर्पज़ ही है एंजॉय करना, टू एंजॉय प्लेजर्स। और बहुत हद तक व्यवहारिक भी है। ज़्यादातर लोग के लिए जीवन का मतलब केवल आनंद लेना है, तो ये फैक्ट है कहीं ना कहीं। तो यहाँ से पर्पज़ ये निकलता है कि आपके इमोशंस न्यूट्रल होने चाहिए, तभी आप वो जीवन का आनंद ले पाएंगे, वो व्यवस्था बना पाएंगे जिससे आपको जीवन में सुख, शांति की पराकाष्ठा प्राप्त हो, आप आनंदमय होकर जीवन व्यतीत करें। तो अपने इमोशंस पे काम करना पहले स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा कि जब आप मान लीजिए आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है और जो आपको स्ट्रेस फील होगा, तो उसका एक ग्राफ ऐसा आता है जो इसमें दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग में हम स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हमारा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता, तो हम इनएक्टिव होते हैं और बोर से होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं, पढ़ने को फोकस ज़्यादा करते हैं, तो वैसे वैसे पहले हम थोड़ा सा टेंस्ड होंगे, लेकिन ये हेल्दी होगा। फिर हम मोटिवेट फील करेंगे, पढ़ने में हमें अच्छा फील होगा। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो पॉजिटिव इमोशंस में आना स्टार्ट होगी, तो आपको फील होगा कि आप लगातार पढ़ें, तो मोटिवेटेड फील करेंगे। फिर आप फोकस्ड होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थॉटलेस हो जाएंगे। और थॉटलेस स्टेट में आपको अपना ही पता नहीं रहेगा, मन गायब हो जाएगा आपका ना। तो जिस इंस्टेंट पे आप थॉटलेस होते हैं वहीं पे आपका परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस आएगा। तो ये जो मान लीजिए ये जो स्ट्रेस लेवल है इसको मैं एस नोट बोल देता हूँ। सो इसको मैं कह सकता हूँ ऑप्टिमल स्ट्रेस लेवल। ऑप्टिमल मतलब आप इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। आपका जो परफॉर्मेंस है वो इसी स्ट्रेस लेवल पे ऑप्टिमल होगा। अगर आप इससे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो फिर फटीग आप फील करेंगे, स्टडी बर्न्स आउट के लीजिए, आपको बेचैनी होगी, अंदर से अनकंफर्टेबल फील होगा, एग्जॉशन फील होगा। और ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो फिर एंजाइटी, गुस्सा वगैरह आपको आने लगेगा। और लास्ट में अगर और ज़्यादा स्ट्रेस आप बढ़ा दें तो आप ब्रेक डाउन कर देंगे, आप पढ़ना छोड़ देंगे और ये बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस। इतना गुस्सा आपको आएगा कि पढ़ने से जैसे ही आप पढ़ने के बारे में सोचेंगे, आपके अंदर का जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो एकदम उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा लगेगा आपके भीतर से कुछ है जो इतना चिढ़ गया है पढ़ने से कि ये पढ़ने में मन ही आपका नहीं लगने देगा। तो वहाँ पे इमोशंस या इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखें कि आपका कितना ऑप्टिमल स्ट्रेस आप सहन कर सकते हैं। और ये जो ऑप्टिमल स्ट्रेस है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, एल्बर्ट आइंस्टीन का अलग था, न्यूटन का अलग था, बोहर का अलग था, जो है
हाइजेनबर्ग का अलग था, सबका अलग अलग होता है। और ये खुद से पता लग जाता है आपको ना। एक बहुत शार्प लाइन आती है जब आप थॉटलेस हो जाते हैं, उससे अगर स्ट्रेस कम होगा तो भी आपका परफॉर्मेंस डाउन रहेगा, और उससे ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो भी परफॉर्मेंस डाउन रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में आप ऑप्टिमल रिजल्ट्स अचीव करें, तो इस ऑप्टिमल स्ट्रेस को जानना बहुत ज़रूरी है। और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं कि अपने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी को जानना ज़रूरी है। तो मैं आपसे परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा था। अगर हम एसी सर्किट की बात करें, तो कोई अगर एसी सर्किट है और उसमें आपने एक एसी करंट लगाया हुआ है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होता है। ये जो एफ आर है, इसी एफ आर को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो मैंने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी या ऑप्टिमल स्ट्रेस की बात बताई, इसको आप एसी सर्किट के थ्रू रिलेट कर सकते हैं बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स आर फायर्ड, न्यूरॉन्स का खेल है। और अगर हम एसी सर्किट की बात करें, तो एसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स आर फायर्ड। तो ये जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है और इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग है अंडर द एक्शन ऑफ सेम इनपुट, इसका बिहेवियर सेम सा होता है। तो आप देख सकते हैं आपके अंदर जो इमोशंस हैं, दीज आर लाइक बैटरी। वो बैटरी की एसी सोर्स की तरह हैं, आप ये कह सकते हैं। तो जिस तरीके से किसी एसी सर्किट में एसी वोल्टेज करंट फ्लो कराती है, उसी तरीके से हमारे इमोशंस ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को फ्लो कराते हैं। और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिस तरीके से करंट मैक्सिमम होता है, उसी तरीके से एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम होगा। क्योंकि परफॉर्मेंस अल्टीमेटली क्या है कि आपके अंदर के जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, किसी सिचुएशन के आने पर वो न्यूरल पैटर्न्स किस तरीके से आपस में रिलेट करके एक इवेंट को जनरेट करते हैं। तो दोनों चीज़ें सिमेट्रिकल हैं। तो जो कॉन्सेप्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का है, वही कॉन्सेप्ट ऑप्टिमल स्ट्रेस का है। अब यहाँ पे इमोशंस का रोल आता है कि अगर आपके न्यूट्रल इमोशंस हैं, तो न्यूट्रल इमोशंस में आप शांत रह के अपना ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी जज कर सकते हैं कि मेरा ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी ये है, बिना विचलित हुए। तो अगर आप विचलित हैं, तो नेगेटिव इमोशंस में हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, अंदर से भागे जा रहे हैं, कहीं बचते जा रहे हैं चीज़ों से। तो आप फ्रीक्वेंसी को डिकोड नहीं कर पाएंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी डिकोड नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा है। तो आप परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस उतना नहीं आ पाएगा जितना आप लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रल इमोशंस ज़रूरी हैं। मैंने खुद को भी ऑब्ज़र्व किया व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट मेरे से बेहतर परफॉर्म करते थे, उनको मैं ऑब्ज़र्व करता था। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो उनमें जो टॉप परफॉर्मर्स थे, उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि वो इमोशनली दे वर क्लोज टू बीइंग न्यूट्रल। बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाले स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा किंतु परंतु करने वाले स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा बहस करने वाले स्टूडेंट, उनको मैंने देखा है ज़्यादातर वो पहली बात तो टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे काम करने की बजाय शो ऑफ करने में लगे रहते थे, क्लास को दिखाने में, टीचर्स को इम्प्रेस करने में, या टीचर को टेस्ट करने में कि टीचर को क्या आता है। तो वो एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ, एक नेगेटिव इमोशन के साथ काम करते थे। तो उससे वो बहस कर सकते हैं, किसी टीचर की इंसल्ट कर सकते हैं, या अपने को दिखा सकते हैं कि जी हम बहुत बड़े, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन टेस्ट में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये आजकल बड़ा एक कॉमन सी बात है कि हम बाहर से देख के किसी को जज नहीं कर सकते, टेस्ट के बेसिस पे ही उसके वर्क को ऑब्जर्व करके कि वो काम कैसे करता है, वर्क को ऑब्जर्व करके ही आप जान सकते हैं कि अंदर से हम कैसे हैं। सो मेक श्योर कि द यूनिवर्स इज अ गेम ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन। सो स्टिक टू द फ्रीक्वेंसी, and for sticking to the frequency, your emotions should be in a neutral state of mind. So try to be neutral, try to observe the frequencies of your mind brain system, and try to shift the frequencies to the optimal performance. And this can be done by recursive testing methods. It's not a one day task. So the entire turning point is
डिकोडिंग योर ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपसे बात करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।